नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल डिकोड डीटीजी में। और आज हम लेकर के आए हैं कोड ऑन वेजेस 2019 के लास्ट चैप्टर नंबर 9, जो कि है मिसलेनियस के नाम से। और इसमें टोटल 13 सेक्शंस हैं, 57 से लेकर के सेक्शन 69 तक। तो आइए एक एक करके हम इस पर चर्चा करते हैं। पहला सेक्शन है 57, मुकदमों पर रोक, बार ऑफ सूट्स। कोई भी अदालत न्यूनतम मजदूरी की वसूली, मजदूरी में कटौती, मजदूरी में भेदभाव या बोनस के भुगतान से जुड़ी किसी भी मुकदमे को स्वीकार नहीं करेगी यदि दावा की गई राशि, पहला है धारा 45 के तहत दावों का विषय है, या फिर इस कोड के तहत किसी निर्देश का हिस्सा रही है, इस कोड के तहत किसी कार्यवाही में पहले ही तय की जा चुकी है, जिसे इस कोड के माध्यम से वसूला जा सकता था। सेक्शन 58 है नेक नियति से किए गए कार्यों का संरक्षण, या फिर कह सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर सरकार या उसका कोई अधिकारी इस कोड के तहत नेक नियति गुड फेथ से कोई काम करता है या करने का इरादा रखता है तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा, कानूनी कार्रवाई या केस नहीं चलाया जा सकता। सेक्शन 59 है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि सिद्ध करने का भार। तो इसमें है अगर कोई कर्मचारी वेतन या बोनस न मिलने, कम मिलने या गलत तरीके से कटौती होने के का दावा करता है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर की होगी कि उसने पूरा भुगतान कर दिया है, यानी मालिक को साबित करना होगा कि उसने पैसा दे दिया है। सेक्शन 60 है अधिकारों का त्याग नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। अगर कोई कर्मचारी किसी समझौते या कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपने वेतन या बोनस के अधिकार को छोड़ देता है तो ऐसा समझौता शून्य यानी कि नल एंड वॉइड माना जाएगा। कोई भी समझौता मालिक को उसकी भुगतान करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकता है। सेक्शन 61 इफेक्ट ऑफ लॉज एंड एग्रीमेंट्स इनकंसिस्टेंट विद दिस कोड, यानी कि अन्य कानूनों या समझौतों पर इस कोड का प्रभाव। इसमें ये लिखा है इस कोड ऑन वेजेस के प्रावधान प्रभावी रहेंगे भले ही किसी दूसरे कानून, एग्रीमेंट, सेटलमेंट या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में इसके विपरीत कुछ भी लिखा हो, यानी टकराव की स्थिति में यह कोड ही सर्वोपरि होगा। ये एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि अगर किसी और कोड में अगर कुछ और लिखा हुआ है और उसका कुछ और अर्थ निकल रहा है जो कि इसमें नहीं है, कोड ऑन वेजेस में नहीं है, तो कोड ऑन वेजेस में जो लिखा हुआ है उसको हम प्रायोरिटी देंगे, उसको हम प्रथम रखेंगे। आगे चलते हैं। सेक्शन 62 डेलीगेशन ऑफ पावर्स, यानी कि शक्तियों का प्रत्यायोजन। समुचित सरकार, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के जरिए अपनी शक्तियों को दूसरों को सौंप सकती है। पहला, अगर केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वह अपनी शक्तियां अपने अधीन किसी अधिकारी को, राज्य सरकार को या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को दे सकती है। बी, अगर राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट है तो वह अपनी शक्तियां अपने अधीन किसी अधिकारी या अथॉरिटी को सौंप सकती है। आसान भाषा में सरकार काम को आसान बनाने के लिए अपनी पावर अपने नीचे के अधिकारियों को दे सकती है। सेक्शन 63 कुछ मामलों में नियोक्ता को जिम्मेदारी से छूट, यानी कि एग्जेम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम लायबिलिटी। अगर किसी नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर या मालिक पर इस कोड के तहत किसी अपराध का आरोप लगता है तो उसके पास खुद को निर्दोष साबित करने का एक मौका होता है।
नियोक्ता अदालत में शिकायत कर सकता है कि असली अपराधी कोई और व्यक्ति है। यदि अपराध साबित हो जाता है लेकिन नियोक्ता अदालत को यह संतुष्ट कर दे कि उसने इस कानून को लागू करने के लिए पूरी सावधानी यानी कि ड्यू डिलिजेंस बरती थी, या फिर उस दूसरे व्यक्ति ने उसकी जानकारी, सहमति या मिलीभगत के बिना यह अपराध किया है, तो इन दोनों केसेस में नियोक्ता को अदालत बरी कर सकती है। ऐसी स्थिति में उसे दूसरे व्यक्ति को सजा दी जाएगी, जैसे कि वह खुद मालिक हो, और असली नियोक्ता को उस आरोप से बरी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इसकी शर्त क्या है? प्रोविजो मतलब होता है शर्त। इस प्रक्रिया में नियोक्ता से शपथ यानी कि ओथ पर पूछताछ की जा सकती है। साथ ही जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और सरकारी वकील प्रोसिक्यूशन दोनों नियोक्ता और उसके गवाहों से सवाल जवाब क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। सेक्शन 64 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट्स ऑफ एसेट्स ऑफ एम्प्लॉयर विद गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के पास जमा नियोक्ता की संपत्तियों की सुरक्षा। अगर किसी नियोक्ता एम्प्लॉयर ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर पूरा करने के लिए सरकार के पास कोई सुरक्षा राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया है, यह सरकार से उसे उस कॉन्ट्रैक्ट का पैसा मिलना बाकी है, तो किसी भी अदालत के आदेश या डिक्री द्वारा उसे पैसे को कुर्क यानी कि अटैच या जब्त नहीं किया जा सकता, उसे जब्त नहीं किया जा सकता। लेकिन एक अपवाद है, अगर नियोक्ता की देनदारी उसी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी कर्मचारियों के वेतन या बकाये से संबंधित है, तो उस पैसे का उपयोग कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 65 पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शंस, केंद्र सरकार की निर्देश देने की शक्ति। इस कोड के प्रावधानों को राज्यों में सही तरीके से लागू करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। राज्य सरकारों के लिए उन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। सेक्शन 66 यानी कि सेविंग, बचत। इस कोड ऑन वेजेस की कोई भी बात निम्नलिखित दो कानूनों और उनकी योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, यानी वे जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। पहला है मनरेगा 2005, दूसरा है कोयला खान भविष्य निधि कोल माइंस प्रोविडेंट फंड 1948। इन दो कानूनों के नियमों में इस नए कोड की वजह से कोई बदलाव नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 67 पावर टू मेक रूल्स, नियम बनाने की शक्ति। पहला है द पावर टू मेक रूल्स, नियम बनाने का अधिकार। समुचित सरकार केंद्र या राज्य के पास इस कोड को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। प्रीवियस पब्लिकेशंस, पूर्व प्रकाशन। नियम कानून बनाने के से पहले उन्हें जनता की राय और फीडबैक के लिए प्रकाशित करना अनिवार्य है। दूसरा, कोड उद्देश्य, मुख्य कानून कोड की प्रक्रियाओं और बारीकियों को विस्तार से समझना। दूसरा है नियम बनाने के मुख्य क्षेत्र, सरकार 25 से अधिक क्षेत्रों में कैसे करें, हाउ टू के नियम तय कर सकती है। इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है मजदूरी और काम की गणना, मजदूरी गिनने के तरीके, कठिन कार्य ऑर्डियस वर्क की परिभाषा और न्यूनतम दरों के मानक तय करना। दूसरा है कटौती और वसूली, जुर्माने की कटौती, लोन या एडवांस की वसूली और ड्यूटी से अनुपस्थिति से निपटने की प्रक्रिया। तीसरा है अनुपालन और रिकॉर्ड यानी कि कंप्लायंस, रजिस्टर का प्रारूप फॉर्मेट,
वेतन पर्ची, वेज स्लिप्स का डिज़ाइन और नोटिस बोर्ड पर सूचनाएं लगाने का तरीका। चौथा है कानूनी और अपील। अपील दायर करने की प्रक्रिया, अपराधों का समझौता, कंपाउंडिंग और इंस्पेक्टर सह सुविधा प्रदाता यानी कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर की शक्तियाँ। तीसरा है केंद्र सरकार की विशिष्ट शक्तियाँ यानी कि स्पेशल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ उच्च स्तरीय आर्थिक मामलों में नियम बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। जैसे कि पहला है फ्लोर वेज, राष्ट्रीय न्यूनतम फ्लोर वेज तय करने का तरीका। बोनस की गणना, कुल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट की गणना और बोनस के सरप्लस या घाटे को अगले वर्षों के लिए एडजस्ट करना। सेट ऑन और सेट ऑफ जो हमने पहले पढ़ा था वो। जांच प्रक्रिया, अवर सचिव, अंडर सेक्रेटरी स्तर की अधिकारी द्वारा जांच करने का तरीका। चौथा है संसदीय और राज्य विधायी निगरानी, ओवरसाइट। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करे, हर नियम की समीक्षा की जाती है। संसद विधानसभा के सामने बनाए गए हर नियम को संसद केंद्र के लिए या राज्य विधानसभा के सामने रखा जाना अनिवार्य है ताकि विधायक और सांसद उस पर चर्चा कर सकें। सेंट्रल रूल्स के लिए है मस्ट बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर 30 डेज। पार्लियामेंट कैन मॉडिफाई और कैंसल द रूल। स्टेट रूल्स के लिए है must be laid before the state legislature as soon as possible after being made. सेक्शन 68 है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। अगर इस कोड के प्रावधानों को लागू करने में कोई व्यवहारिक समस्या या कठिनाई आती है तो केंद्र सरकार उससे सुलझने के लिए नियम बना सकती है। शर्त, ये नियम कोड के मूल सिद्धांतों के खिलाफ नहीं होने चाहिए। समय सीमा, इस शक्ति का उपयोग कोड लागू होने के 3 वर्ष के भीतर ही किया जा सकता है। 3 साल बीत जाने के बाद सरकार इस धारा के तहत कोई नया आदेश नहीं दे सकती। संसदीय समीक्षा, इस धारा के तहत जारी किए गए हर आदेश को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सामने रखना अनिवार्य है। इसका लास्ट सेक्शन 69 है रिपील एंड सेविंग्स, निरसन और व्यवहारिकता। यह धारा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुराने कानूनों को खत्म कर इस नए कोड की उनकी जगह देती है। इसमें पहला है पुराने कानूनों की समाप्ति। इस कोड के लागू होते ही निम्नलिखित 4 प्रमुख कानून निरस्त यानी कि समाप्त हो जाएंगे। मजदूरी भुगतान अधिनियम यानी कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। कार्यों की निरंतरता, सेविंग्स, पुराने कानून भले ही खत्म हो गए हों लेकिन उनके तहत की गई पुरानी नियुक्तियों, आदेश, नोटिफिकेशन या तय की गई मजदूरी तब तक मान्य रहेगी जब तक कि इस नए कोड के तहत उन्हें बदला न जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कानून बदलने के दौरान कोई कानूनी शून्य, लीगल वैक्यूम पैदा न हो और काम सुचारू रूप से चलता रहे। तीसरा है जनरल क्लॉज एक्ट या प्रभाव। पुराने कानूनों को खत्म करने की प्रक्रिया जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 की धारा 6 के नियमों के अनुसार होगी, जो यह सुनिश्चित करती है कि पुराने कानूनों के तहत चल रहे कानूनी अधिकार या जिम्मेदारियां अचानक खत्म न हो जाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ कोड ऑन वेजेस की सभी महत्वपूर्ण धाराएं पूरी होती हैं। धारा 69 ने दशकों पुराने 4 कानूनों को एक ही छत के नीचे लाकर भारत के श्रम कानूनों, लेबर लॉज को आधुनिक बना दिया है। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू।